हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैकर सब। आज की इस वीडियो के अंदर सीखेंगे हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पूरी की पूरी जितने भी जो भी टॉपिक्स कवर होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली करेंगे। प्रैक्टिकली होगा, जितने मिनिमम थ्योरी रिक्वायरमेंट है वो सब मैं बता दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं वीडियोज़ में ही लिख दूंगा कमेंट करके जो भी मिनिमम थ्योरी होगी रिक्वायरमेंट। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप किसी भी लैंग्वेजेस की फील्ड में हैं। तो मैं सारे के सारे टॉपिक्स जितने भी लैंग्वेज में है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सारा का सारा कवर करने की कोशिश करूँगा इस चैनल के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम कोडिंग करते हैं या मतलब सी या C++, कोई सी भी लैंग्वेज होते हैं, कोई सी भी तो नहीं, पाइथन में अलग होता है। तो सी में मैं बेसिकली अभी सी की बात कर लेते हैं। सी में सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है हेडर फाइल का, कि हम मतलब हेडर फाइल समझने के लिए आपको एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। हेडर फाइल्स क्या होती हैं? आप हेडर फाइल्स को एक कंटेनर समझ सकते हैं। समझिए जैसे मेरे पास 4-5 कंटेनर्स हैं, मैंने कोई नाम दे रखा है, कंटेनर ए का, कंटेनर बी, कंटेनर सी, कंटेनर डी, ठीक है। 4 कंटेनर हो गए, ए, बी, सी एंड डी। और कंटेनर ए के अंदर कुछ टूल्स रखे हैं, जिसमें मतलब नट्स रखे हैं, ठीक है। नट्स जो पेच होता है, ठीक है। और कंटेनर बी के अंदर प्लास रखा है, कंटेनर सी के अंदर मेरा कुछ कटर रखा है, ठीक है। अब अगर मुझे कंटेनर ए का सामान यूज़ करना है तो मैं हेडर फाइल यूज़ करूँगा कंटेनर ए। और अगर मुझे नट यूज़ करने अपने प्रोग्राम के अंदर तो मैं हेडर फाइल डिक्लेयर करूँगा कंटेनर ए। उससे समझ आ जाएगा मुझे कि मैंने इस प्रोग्राम के अंदर नट यूज़ करा है, ठीक है। अगर मुझे कटर की ज़रूरत है प्रोग्राम के अंदर तो मैं हेडर फाइल यूज़ करूँगा कंटेनर सी, ठीक है। तो उसी से रिलेट कर लीजिए आपकी हेडर फाइल्स क्या होते हैं। अब जैसे हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, हेडर फाइल इंक्लूड सब कुछ स्मॉल में होगा, हेडर फाइल इंक्लूड stdio.h, ठीक है। हेडर फाइल .stdio.h, stdio क्या है? इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम के अंदर इनपुट या तो कुछ इनपुट कराने वाला हूँ या फिर सिंपली आउटपुट कराऊंगा स्क्रीन के ऊपर, तो मैं ये फाइल को यूज़ करूँगा हेडर फाइल। तो ये मिनिमम कम से कम ये फाइल तो यूज़ होती ही है, ठीक है। आउटपुट तो आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कराएंगे ही प्रोग्राम में। उसके बाद हेडर फाइल्स का जब सेक्शंस, जितने भी हेडर फाइल्स आप यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक और जैसे हेडर फाइल्स इंक्लूड कर सकते हैं आप conio.h, वो सब मैं बताऊँगा बाद में कौन कौन सी हेडर फाइल्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद आप फंक्शन यूज़ करेंगे, जो फंक्शन मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है? जो कंपाइलर होता है, जो कंपाइलर कोड को रन करता है, ठीक है। मशीनरी लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर कोड को, ठीक है, ताकि वो कंप्यूटर समझ सके। कंप्यूटर तो ये वाली लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा, उसको कन्वर्ट किया जाता है कंपाइलर के द्वारा। तो जो कंपाइलर होता है वो मेन से स्टार्ट करता है कंपाइलिंग करना, ठीक है। मेन सबसे पहले मेन को ढूंढता है वो, चाहे मेन आपने नीचे लिखा हो चाहे ऊपर लिखा हो, सबसे पहले वो मेन को ढूंढता है, ठीक है। अब मेन में 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं, मतलब 2 टाइप से हम डिक्लेयर कर सकते हैं मेन को, या तो वॉइड मेन, ठीक है। यार कीवर्ड में दिक्कत है, ठीक है। वॉइड मेन हो गया। इसके बाद करली ब्रेसेस लगाने हैं आपको, करली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ। इसके अंदर ही सारी की सारी मेन के अंदर जितने भी कोडिंग होगी वो इसके अंदर ही होगी, मेन के करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। अब मैं जैसे मुझे कुछ आउटपुट कराना है, ठीक है। मैंने stdio.h ले रखा है, हेडर फाइल में डिक्लेयर कर रखा है, तो इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ डिस्प्ले आउटपुट कराऊंगा, ठीक है। तो अब मैं कुछ आउटपुट कराता हूँ जैसे यहाँ पे। तो उसके लिए printf एक फंक्शन है, और ये printf के लिए ही मैंने stdio.h लिखा है। printf और scanf, इनपुट के लिए scanf होता है, और printf के लिए ये printf टू डिस्प्ले समथिंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो इसके लिए जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स को याद करना आपको पड़ेगा ही। जो लॉजिक है प्रोग्राम का वो आप खुद बना सकते हैं, कैसे प्रोग्राम रन करेगा, कैसे काम करेगा, कोई भी सॉल्यूशन कैसे होगा किसी भी प्रॉब्लम का। बट सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए, कैसे डिस्प्ले करना है, कैसे लिखना है उस चीज़ को, ठीक है। अब printf के अंदर जो भी मैं अगर डबल कोड, जैसे मैं यहाँ पे डबल कोड्स यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं डबल कोड्स के अंदर कुछ भी लिखूँगा तो वो चीज़ एज इट इज़ मेरी डिस्प्ले होगी आउटपुट स्क्रीन पे। जैसे हेलो वर्ल्ड,
मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो ये सारा का सारा एज इट इज़ डिस्प्ले होगा अब आउटपुट में, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ। वॉइड मेन कर दिया मैंने, और ये अभी शायद रन ना हो। यहाँ पे मेरे कंपाइलर में क्या दिक्कत है कि मेरा जो प्रोग्राम है वो वॉइड के साथ रन नहीं होता है। उसके लिए मेरे को यूज़ करना पड़ता है इंट। एक और जो तरीका था मैंने बताया था, 2 तरीके से आप मेन फंक्शन को लिख सकते हैं, या तो वॉइड मेन या फिर इंट मेन। और जब आप इंट मेन का यूज़ करेंगे तो आपको एक और स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, रिटर्न 0। ठीक है, अब ये रन कर गया है मेरा प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड मेरा आउटपुट स्क्रीन पे आ गया है। अब ये वॉइड मेन और इंट मेन में क्या डिफरेंस था ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। वॉइड मतलब बेसिकली होता है कि मेरा प्रोग्राम कुछ भी आउटपुट नहीं करने वाला। वॉइड मतलब नल, वॉइड मतलब एम्प्टी, कुछ भी मतलब आउटपुट नहीं आएगा उसका। आउटपुट मतलब वो फंक्शन किसी और फंक्शन को वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, आउटपुट तो आएगा। और इंट मतलब कि वो जो फंक्शन है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, मतलब किसी और फंक्शन को कुछ ना कुछ देगा। लेकिन मैंने यहाँ पर रिटर्न क्या कराया है, 0, तो कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है उसमें, ठीक है। तो ये सिंपली आप कुछ भी हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं या फिर कुछ भी लिख सकते हैं प्रिंट एफ के अंदर। ये चीज़ डबल कोट्स के अंदर अगर आप नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा, ठीक है। तो इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना है। जो भी चीज़ अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है। ठीक है, तो ये था कैसे आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा सकते हैं। अब हमने stdio.h का यूज़ करा है, तो इनपुट मतलब आउटपुट तो आपने देख लिया, आउटपुट कैसे करा दें। अब हम इनपुट देखते हैं, इनपुट कैसे कराना है, ठीक है। अब इनपुट कराने के लिए हमें जो टॉपिक है वेरिएबल का टॉपिक कवर करना पड़ेगा कि वेरिएबल में मतलब जैसे हम किसी चीज़ को इनपुट कराने वाले हैं तो उसके लिए हमें जगह भी चाहिए मेमोरी में, तभी तो वो जो चीज़ यूज़र इनपुट करेगा वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी मेमोरी में। तो उसके लिए वेरिएबल आता है। जो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक मतलब समझिए कि एक मैंने मेमोरी के अंदर एक लोकेशन दे दिया है और उस जगह को एक नाम दे दिया है, ठीक है। मेमोरी के अंदर लोकेशन मैंने डिसाइड कर दिया है कंपाइलर मतलब कंप्यूटर ने, और उस जो जगह है उसको एक नाम दे दिया है, तो उसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने एक वेरिएबल लिया है ए, यहाँ पे लेना है वेरिएबल, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल लिया है ए, मगर ये अधूरा है, अभी इसको पूरा कर देते हैं। कैसे? वेरिएबल से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो जो वेरिएबल है वो किस टाइप का डेटा को स्टोर करने वाला है, ठीक है। वेरिएबल से पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस टाइप के डेटा के साथ खेलेगा। इंटीजर होगा या फिर पॉइंट में होगा या फिर करेक्टर होगा या स्ट्रिंग होगा। करेक्टर क्या होता है, जैसे ABCD सिंगल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, या फिर प्लस माइनस सिंगल जो भी चीज़ होंगे ये करेक्टर्स हो गए। और स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, जैसे पूरा का पूरा नाम हो गया अमित सुमित, ठीक है, जो भी नाम वगैरह हो गए सब स्ट्रिंग्स में आ गए। तो वो सब देखेंगे हम कैसे उन सब का डिक्लेरेशन होता है। सबसे पहले हम इंटीजर के साथ खेलते हैं, तो इंटीजर टाइप के वैल्यू के लिए हम इंट ए लेते हैं, इंट और ए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकता हूँ और इसके बाद ए को मैं यहाँ पे वैल्यू दे सकता हूँ, कुछ भी कोई भी वैल्यू, ठीक है। इंटीजर है तो इंटीजर टाइप की ही वैल्यू को वो लेगा। अगर मैं पॉइंट में लिख देता हूँ, अब मैं जैसे पहले मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। अब वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए आपको डबल कोट्स को नहीं लिखना है, ठीक है, डबल कोट्स को नहीं लिखना है वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। लेकिन डबल कोट्स के अंदर क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। डबल कोट्स के अंदर आएगा, अगर आपकी वैल्यू इंटीजर टाइप की है तो डी लिखना पड़ेगा आपको ऐसे। ये एक सिंटेक्स है, वो किस लिए होता है मैं बताऊंगा। और जहाँ पे वैल्यू प्रिंट करानी है, मेरे को ए प्रिंट करानी है, तो ए, इसका आउटपुट 6 आ गया है। अब ये सिंटेक्स को समझिए, सिंटेक्स क्या कहना चाह रहा है। प्रिंट एफ किस टाइप की वैल्यू है, डी फॉर इंटीजर। इंटीजर टाइप की अगर वैल्यू को आपको डिस्प्ले कहीं पे भी कराना है तो आपको %d का यूज़ करना है डबल कोट्स के अंदर, उसके बाद कोमा लगाना है, और जो वैल्यू है ए वैल्यू है तो ए वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है, डबल कोट्स नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। जब किसी वैल्यू को प्रिंट करना है तो उसको डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखते हैं, ठीक है। और सिंपली सेमीकोलन लगा देना है और वैल्यू ख़त्म। अब ए को मैं यहाँ पे भी असाइन कर सकता था ऐसे, A6, सिंपली आउटपुट सेम आएगा। देखिए A = 6 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 6.9 भी कर दूँ
तो भी ये 6 ही लेगा, क्योंकि इंटीजर है। इंटीजर टाइप की इंटीजर जो होता है वो सिर्फ 1 2 3 ऐसे से खेलेगा, पॉइंट की वैल्यू उठाएगा ही नहीं वो। अगर मैं इसको 7.9 कर दूँ तो 7 आएगा, देखिए 7 आया। ठीक है, तो ये था कि वैल्यू, अभी मेरे कंपाइलर को ही मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र वैल्यू डाले, यूज़र इंटीजर में कोई वैल्यू डाले। जैसे हमें यूज़र से मतलब सम कराना है। ठीक है, अब सम कराना है तो यूज़र ही वैल्यू डालेगा कि 2 नंबर का सम मुझे करके दे, तो वो 2 नंबर यूज़र डिसाइड करेगा। तो मैं अब वो 2 नंबर या फिर सिंगल नंबर का मैं पहले दिखा देता हूँ इनपुट कैसे कराना है। तो वेरिएबल तो मुझे चाहिए ही, वैल्यू मैंने यूज़र पे छोड़ दिया, वैल्यू वो डालेगा। ठीक है, मगर हमें वेरिएबल तो चाहिए ही, और उसका डेटा टाइप, इसको बोलते हैं डेटा टाइप, क्योंकि ये बता रहा है कि मेरा जो वेरिएबल है वो किस टाइप के डेटा के साथ खेल रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं डेटा टाइप, और ये वेरिएबल है। वेरिएबल, ठीक है, पता ही था वेरिएबल क्या होता है, नाम होता है मेमोरी लोकेशन का। अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट एफ तो स्टेटमेंट सेम रहेगी वेरिएबल को, और डिस्प्ले वैल्यू जो यूज़र देगा उसको आउटपुट कराने के लिए मैं चाहता हूँ कि यूज़र डाले वैल्यू। तो उसके लिए फंक्शन है स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ के अंदर ये ब्रैकेट, फिर वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर, तो इसके लिए फिर डी आएगा और कॉमा, और इस बार आएगा एंड ए। ठीक है, दोनों में देखिए क्या क्या डिफरेंस है। परसेंटेज डी इसमें भी है, मगर यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड नहीं है। एंड ऑपरेटर को बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। ए का जो एड्रेस है, मैंने बताया था कि किसी एड्रेस मतलब लोकेशन पे मेमोरी, जैसे मेमोरी में इसने लोकेशन ले लिया है, ए ने, वेरिएबल ने मेमोरी में कहीं पे लोकेशन ले लिया है, और वो लोकेशन जो है उस एड्रेस पे, मतलब उस जैसे लोकेशन जो है उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा मेमोरी के अंदर, उस मेमोरी के अंदर ए जो यूज़र डालेगा वैल्यू, वो वैल्यू वहाँ पे जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, उस एड्रेस पे जाके अपने आप सेव हो जाएगी। ठीक है, स्कैन एफ से। अब प्रिंट एफ से वो जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। वैल्यू इंटीजर टाइप की है, और वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमें डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब ये देखिए, ये कंपाइलर जो है ये मांग रहा है वैल्यू। अब मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ, तो 5 ये मेरा प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो ये था कि कैसे आप यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं। अब मैं एक सिंपली सम का प्रोग्राम करके दिखाता हूँ आपको कि सम कैसे निकालते हैं। मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, इंट पी। ठीक है, स्कैन एफ मैंने ए करा लिया है। मैं चाहता हूँ स्कैन एफ बी भी हो। एड्रेस ऑपरेटर बी ने भी मेमोरी में कहीं ना कहीं जगह ली होगी, उसके एड्रेस में जाके जो भी वैल्यू यूज़र डालेगा उसका सम हो जाए, स्टोर हो जाए। अब यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी प्रिंट एफ से पहले। ठीक है, ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई। अब उससे पहले मुझे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा सम नाम का, जो कि अभी मैंने नहीं लिया है, तो मैं सम ले लेता हूँ। और उससे पहले मेरे को डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा सम का भी। तो सम भी इंटीजर टाइप का ही होगा, 2 नंबर इंटीजर टाइप के, तो सम भी इंटीजर ही आएगा। अब सम में क्या स्टोर होगा, ए प्लस बी। कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है। कैलकुलेशन सिंपल है, यहाँ तो ए प्लस बी ही होगा। अब मुझे प्रिंट में क्या कराना है, सम, क्योंकि मेरा जो आउटपुट है वो सम जाता है, मतलब सम मैं आउटपुट कराना चाहता हूँ, दोनों का एडिशन। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ सम। जो भी मेरे को प्रिंट कराना है मैं सिंपली वहाँ पे ए लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ, सम लिख सकता हूँ, मगर मुझे सम ही आउटपुट करवाना है तो मैं सम लिख देता हूँ। और आउटपुट में अब ये देखिए मेरे से इनपुट मांग रहा है 4, मैं इनपुट कर देता हूँ 6 इनपुट, और आउटपुट आ गया 10। तो 4 सबसे पहले देखिए ए डिक्लेयर है, तो ए में चल जाएगा 4, बी में चल जाएगा 6, और ए प्लस 4 + 6 10 आ गया, और 10 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा सम में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा लिखा है दी सम ऑफ ए एंड बी इज़, तब मुझे जहाँ पे भी मेरे को ये सम है ना, जैसे मुझे सम की वैल्यू जहाँ पे भी प्रिंट करानी है तो वहाँ पे %d लगा दूंगा। अगर मैंने यहाँ पे %d लगा दिया और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आएगा आउटपुट में, देखिए कैसा आएगा, दी सम ऑफ ए एंड बी इज़ 14। 14 किस लिए आया, सम की जगह ये %d जहाँ पे होगा उसी जगह पे आउटपुट आएगा। ठीक है,
परसेंटेज डी जहाँ पे होगा उस हिसाब से आउटपुट आएगा, ठीक है। एक और चीज़, अब जैसे मैं चाहता हूँ सम ऑफ ए जो मैं डाल रहा हूँ उस वो लिखा हुआ है, तो उसके लिए कैसे, सिंपली आपको यहाँ पे परसेंटेज डी लगाना है और यहाँ पे परसेंटेज डी लगाना है। अब पैटर्न आपको सेम देना पड़ेगा, जैसे मुझे पहले यहाँ पे ए प्रिंट कराना है ना, तो यहाँ पे पहले ए देना पड़ेगा, ए के बाद कोमा, फिर मुझे बी प्रिंट कराना है तो बी, फिर कोमा, फिर सी सम कराना है तो सम, ठीक है। पैटर्न आपका मतलब जिस हिसाब से आप चाहते हैं आउटपुट वैसा का वैसा ही होना चाहिए, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं होंगे। 4 6, तो सम ऑफ 4 एंड 6 इज 10, ठीक है। सिंपल था ये प्रोग्राम, तो बिल्कुल सिंपल था कि 2 नंबर का आउटपुट कैसे कराना है, कैसे 2 नंबर का आपने इनपुट लिया है। अब जैसे मुझे अगर 3 नंबर का सम कराना है तो मेरे को 3 बार लिखनी पड़ेगी, उससे बढ़िया मैं आपको अब बताता हूँ कि आप एक लाइन के अंदर कैसे इनपुट करा सकते हैं। परसेंटेज डी, ठीक है, और यहाँ पे कोमा लगा दीजिए। अब उसके बाद सिंपल एंड ए एंड बी एंड सी तो मतलब लिया नहीं हमने, सिंपल दो नंबर का ही बनाते हैं हम, तो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। दिस शुड वर्क, स्कैनफ, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, हाँ तो काम कर गया, ठीक है। अब तो ये आपने देखा कि कैसे एक लाइन के अंदर आप मल्टीपल्स इनपुट करा सकते हैं। 3 5 8, द सम ऑफ 3 एंड 5 8। अब मैं चाहता हूँ जैसे 5 के बाद एक और नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आए, तो मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा ये, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आउटपुट, जैसे मेरा प्रोग्राम जो होता है वो लाइन वाइज लाइन रन होता है, ठीक है। स्टार्टिंग से, मेन से, स्टार्टिंग से पहले इसने वेरिएबल ए डिक्लेयर कर दिया, मेमोरी में लोकेशन ले ली, मेमोरी में बी की लोकेशन ले ली, मेमोरी में एक और लोकेशन ले ली सम नाम की, स्कैनफ ने वैल्यू दे दी ए एंड बी को, सम को यहाँ से वैल्यू मिल गई। प्रिंट एफ पे जैसे ये आएगा तो सबसे पहले ये आउटपुट स्क्रीन पे नेक्स्ट लाइन में चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट ये ब्रैकेट है एंटर से ऊपर वाला, एंटर से ऊपर जब आप ये बटन दबाएंगे तो फिर, और एन, तो ये नेक्स्ट लाइन के लिए है। और अगर आपको स्पेस चाहिए तो टी, इसका आउटपुट करके देख लेते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट लाइन में आ गया इस बार आउटपुट, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोग्रामिंग थी, आप कैसे करा सकते हैं। इसका ध्यान रखना है कि इंट मेन के साथ आपको रिटर्न 0 लिखना है जब तक आप नहीं चाहते कि मेरा कोई और फंक्शन कुछ और आउटपुट दे। सिंपल अभी आप इतना ही समझिए, रिटर्न 0 लिखना ही है आपको। तो ये था, सिंपल सा था। अब हम करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको कहते हैं सी प्रोग्रामिंग में या C++ में। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ कैलकुलेशन करने से पहले कंडीशंस चेक हों। जैसे मुझे 2 नंबर में से बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। तो इतना तो सेम रहेगा, मेन फंक्शन में लिखना है और रिटर्न 0 रहेगा ही। अब मुझे 3 नंबर के अंदर बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है या फिर कौन सा नंबर छोटा है, या फिर ऑड इवन वाला कर लेते हैं, ठीक है। ऑड और इवन नंबर बताना है मुझे कि इनपुट में, मतलब यूज़र एक नंबर डालेगा। सबसे पहले जब भी आप कोड करते हैं ना, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा प्रोग्राम लिखने से पहले कि आपको यूज़र से कितनी वैल्यूज़ इनपुट करानी है, वो वैल्यूज़ किस टाइप की होनी चाहिए, और आउटपुट आपका किस बेसिस पे आएगा, किस जजमेंट के बाद आएगा, किस टाइप की कैलकुलेशंस के बाद आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले यूज़र से आपको क्या करवाना है, एक इनपुट करवाना है, ठीक है, और उसको बताना है कि वो ऑड है या इवन है। तो यूज़र से एक इनपुट कराना है, मतलब एक वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो वेरिएबल मैंने बना दिया इंट ए। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ रूल्स होते हैं वो मैं कोशिश करूँगा बता दूँ, या फिर आप गूगल से पढ़ लेना कि डिक्लेरेशन ऑफ ए वेरिएबल में रूल्स क्या क्या होते हैं। जैसे आप परसेंटेज, मतलब कुछ स्पेस यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम में, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, और सब हैं कुछ रूल्स हैं। बाकी आप नॉर्मली नाम रख सकते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं नाम के बीच में। तो
वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, अगर वो सब डिस्कशन करेंगे डीप में तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग आपको कोशिश कर रहा हूँ कवर कर दूँ, उसके बाद जो भी आप अगर डीप स्टडी करेंगे तो काफ़ी कुछ होगा इसमें, मगर ऊपर ऊपर से जो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैंने ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है इसमें। अब मैं चाहता हूँ कि ये इस ए वेरिएबल को वैल्यू असाइन कौन कर रहा है, यूज़र कर रहा है। तो यूज़र के लिए मैं या तो सिंपली स्कैनएफ कर सकता हूँ, ठीक है, डी टाइप इंटीजर टाइप के तो डी में लिखूँगा और एंड में ए, तो जो भी यूज़र वैल्यू डालेगा वो ए में चली जाएगी, ठीक है। इसमें कोडिंग में तो मतलब कोड तो सही है ये, मगर इससे एक हम बढ़िया कोड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें यूज़र को नहीं पता लग रहा कि अब तुझे क्या करना है, ठीक है। समझिए जैसे आपने कोड कर दिया है, आउटपुट स्क्रीन पे कैसा आएगा मैं दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए कुछ भी डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो यूज़र को पता ही नहीं है क्या डालना है, करना क्या है, रन भी हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको एक नोटिफिकेशन की जगह आप क्या लें, मैं एक प्रिंट करा देता हूँ कि एंटर दी नंबर, ठीक है। अब ये ठीक है, अब ये ठीक है, यूज़र समझ गया है कि कोड हाँ भाई एग्जीक्यूट हुआ है, मुझे कोई नंबर इनपुट कराना है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ऑफ इंटीजर टाइप टू चेक दैट दी वेदर द नंबर इज़ इवन और ऑड, ठीक है, कुछ भी करा सकते हैं आप। मैंने स्कैनएफ करा लिया, कोड मेरा यहाँ पे आ गया। अब मेरा यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, ठीक है, कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो इफ़, इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ़ में जाएगा वो जो कोड है, इफ़ के अंदर मैं कंडीशन डालूँगा कि इफ़ ए परसेंटेज 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो ए नंबर है उसका 2 से ये रिमाइंडर चेक करेगा, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर चेक करेगा कितना आ रहा है। अगर वो रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने के बाद 0 है, जब भी चेक करना होता है ना कि उसकी वैल्यू डबल, तो डबल में आता है, ठीक है। अगर वैल्यू को असाइन करना है तो सिंगल, अगर चेक करना है तो डबल। यहाँ पे डबल है, इसका मतलब वो वैल्यू को चेक करेगा कि क्या वो 0 के इक्वल आ रही है। हाँ अगर आ रही है तो फिर से ये करली ब्रेसेस एक तरह से ब्लॉक जनरेट कर देता है कि ये कोड इफ़ के बाद यहाँ से यहीं तक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसके बाद अगर ये ऐसा है तो यहाँ पे प्रिंट कर दें दी गिवन नंबर इज़ इवन, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो नंबर जो होगा वो इवन होगा, वरना वाला पार्ट जो आ जाएगा वो एल्स में आ जाएगा प्रिंट एफ। यहाँ पे भी आप सेमीकोलन लगा लेना, मैं बाकी बताऊँगा कि कहाँ पे आपको यूज़ करना है सेमीकोलन, कहाँ पे नहीं करना। एल्स में लिख देना प्रिंट एफ दी नंबर इज़ ऑड, ठीक है। तो होना चाहिए रन, तो ये एग्जीक्यूट हो गया है। नंबर इनपुट कराना है, मैंने 5 डाला तो ये नंबर इज़ ऑड। मैं फिर से एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, 6 डाला तो नंबर इज़ द गिवन नंबर इज़ इवन, ठीक है। तो ये था कि आप कैसे कंडीशन को, स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। आपको इसका ध्यान रखना है कैसे ये जो परसेंटेज है ये कब काम आता है, ये रिमाइंडर को चेक करता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड वाला यूज़ करा तो फिर ये नहीं होगा, ठीक है। आपको परसेंटेज ही यूज़ करना पड़ेगा जब आपको रिमाइंडर चेक करना है, ठीक है। जब आपको क्वोशिएंट जो बोलते हैं डिवाइड में, तो अगर आपको वो चेक करना है तो तब आप डिवाइड वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, वरना ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब एक इसके अंदर मैं एक चीज़ बता देता हूँ जो बहुत कम लोगों को पता होगी कि ये जो कंडीशन है ना, अगर ये चेक होती है ये चीज़ सिंपली, अगर ये ट्रू होती है तो जो इस ब्रैकेट है इसके अंदर का आउटपुट आ जाता है 1। ध्यान से समझना, कम लोगों को पता होगी, काफ़ी डीप है। अगर इसके अंदर की वैल्यू ट्रू है, मतलब ये जो कंडीशन है ना ये बुलियन पे काम करता है, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। अगर इसकी आउटपुट 1 आया, कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसके अंदर जो ब्रैकेट है इसके अंदर अपने आप असाइन कर देता है कंपाइलर 1। और अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई
या फिर नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो हो गई तो फिर ये वाला पार्ट रन होगा। नॉन जीरो में माइनस भी आ सकता है, -5 -2, और अगर जीरो हो गई तो फिर ये वाला पार्ट होगा। मैं चाहे आपको रन करा के दिखा सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे 2 लिख दूँ तब देखना क्या होता है। 6 कंपाइलर तो, ठीक है, देखिए मैंने एक नंबर डाला और ये वाला पार्ट अपने आप रन हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू नॉन जीरो नहीं है, मतलब नॉन जीरो है, ठीक है, 2 है। द नंबर गिवन इज ओड। अगर मैं यहाँ पे 3 भी डाल देता हूँ या 7 डाल दूँ, 7 इवन नंबर है और ओड नंबर है, तब भी आउटपुट आएगा द गिवन नंबर इज़ इवन, क्योंकि ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है चाहे आप कुछ भी कर लो। और अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूँ, अब अगर मैं यहाँ पे 4 डाल दूँ, 4 ओड नंबर है मगर इवन नंबर है, तो भी प्रोग्राम ये वाला एल्स वाला पार्ट रन होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये मतलब बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है 0 या 1 पे ही। अगर कंडीशन सही होगी तो फिर या अपने अंदर आउटपुट देगा 1, अगर कंडीशन गलत हुई तो फिर ये वाला पार्ट अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सिंगल कंडीशन के लिए, ठीक है। अब अगर मुझे मल्टीपल्स कंडीशन चेक करनी है तब फिर मैं कैसे करूँगा। ये तो या तो ये वाला, इसमें क्या है कि 2 कंडीशन है सिर्फ, या तो नंबर ओड हो सकता है या फिर इवन हो सकता है, मगर कई जगह ऐसा आएगा जहाँ पे आपको मल्टीपल्स कंडीशन को चेक करना पड़ेगा कि नंबर 5 से छोटा तो नहीं है, नंबर 7 से बड़ा तो नहीं है, नंबर 9 से बड़ा तो नहीं है। तब उसमें कैसे करना है आपको वो बताते हैं हम। उसके लिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ कि 3 नंबरों का मुझे वो निकालना है कि 3 नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर। तो मुझे सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इनपुट कितने नंबर का कराना है। तो इनपुट जैसे मैं कराता हूँ 3 नंबर का, तो फिर इंट ए बी सी, ठीक है। तो सी 3 नंबर हो गए यहाँ पे, एंटर दी नंबर्स लिख देता हूँ मैं इसमें। और एक लाइन में मैंने बताया आपको कैसे इनपुट कराते हैं। तीनों के तीनों इंटीजर टाइप के हैं। अगर नंबर मेरा सिंगल करेक्टर होगा तो सी यूज़ होगा, ठीक है। फ्लोट होगा तो एफ यूज़ होगा। बाकी इसके चार्ट्स आते हैं, आप देख लेना। ये जो पहली वैल्यू है वो ए में चल जाएगी, दूसरी वैल्यू जो है वो बी में चल जाएगी, तीसरी वैल्यू जो है वो सी में चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर मैंने इनपुट करा लिया। अब मुझे कंडीशंस चेक करनी है, ठीक है। तो कंडीशन चेक करने के लिए आपको इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा। तो इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ठीक है, एंड 2 बार लगेगा यहाँ पे। आप ऐसे कर सकते हैं, बी इज़ ग्रेटर दैन सी, तो फिर printf डी इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लिखा हुआ है कि जैसे नंबर ए इज़ ग्रेटेस्ट, और यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ और ए की, सॉरी, इसके बाद आएगा वो कॉमा, और यहाँ पे मैं ए की वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो ये ठीक होना चाहिए, रन होना चाहिए। वैसे अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो नंबर तो ये प्रोग्राम तो रन हो गया है। अगर मैं इसको 5 दे दूँ ए को, और बाकी सबको अभी मैं छोटा दे देता हूँ, बाकी मैं बड़ा करके देखूँगा बाद में। तो 5 इज़ ग्रेटेस्ट, तो ये रन हो रहा है। अब मुझे बी के लिए चेक करना पड़ेगा, क्या पता बी बड़ा हो भाई। तो बी के लिए आपको कैसे लिखना है, जब आपने एक बार कंडीशन चेक कर ली इफ़ में, उसके बाद अगर आप फिर से कंडीशन चेक करना चाहते हैं तो एल्स इफ यूज़ करना पड़ेगा आपको। एल्स इफ बी इज़ ग्रेटर दैन ए एंड A is greater than C. printf
परसेंटेज डी इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बी को यूज़ कर लेता हूँ। यार ग्रेटेस्ट की स्पेलिंग पता नहीं मुझे गड़बड़ लग रही है, सही है या गलत है, देख लेना यार जो भी हो। और इसके बाद फिर वही कंडीशन आ गई, अगर ए बड़ा है तो पहली वाली, अगर बी बड़ा है तो सेकेंडरी, अगर फिर से अगर तीसरी में आ गई ना कि अगर ये दोनों बड़े नहीं हुए तो सिंपल है सी बड़ा होगा, तब फिर एल्स आ जाएगा। एल्स मतलब जब ऊपर से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो तू रन हो जा, ठीक है। ऊपर से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू ना हो तो तू एग्जीक्यूट हो जा। तो प्रिंट एफ परसेंटेज में लिख दूंगा मैं, सी नहीं, परसेंटेज डी इज़ ग्रेटेस्ट, और यहाँ पे कोमा लगा के मैं यूज़ कर लेता हूँ सी को, ठीक है। तो देखते हैं अब प्रोग्राम तक एग्जीक्यूट हो गया है। मैं 6 ले लेता हूँ ए को, 2 ले लेता हूँ बी को और 9 ले लेता हूँ सी को। तो सी इज़ ग्रेट मतलब 9 इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब मैं एक और बार रन करता हूँ, मैं 5 ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ और 83 ले लेता हूँ बी को और 2 ले लेता हूँ। तो इसमें बी बड़ा था, बी इज़ ग्रेटेस्ट, और ए वाला तो हमने देख ही लिया था, ए तो रन हो ही रहा था। ए को मैं अगर डबल 9 दे दूँ और बाकी सबको छोटा छोटा, तो बी इज़ मतलब ए इज़ ग्रेटेस्ट दिख रहा है। तो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। 3 नंबरों में से कौन सा नंबर बड़ा है वो हमें पता लग गया है। तो आपको जो याद रखना चाहिए वो सिंटैक्स देखना है कि सिंटैक्स कैसा आपको लिखना है, ठीक है। इनपुट मैंने यहाँ पे करा लिया है, वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ पे करा लिया है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकते हैं, देखते हैं इसमें ऐसे रन होगा या नहीं। चलिए छोड़ा, जैसा है वैसा ही देख लेते हैं। बाकी उसमें वैसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों को अलग ब्रैकेट में और एक बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। मेरे कीबोर्ड में दिक्कत हो रही है यार। इफ़ ये देखिए मैं स्पेस दबा रहा हूँ और ये बैक स्पेस का काम कर रहा है। इफ़ जो भी था हाँ, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब आपने इफ़ वाला देख लिया कंडीशन, अब हम कंडीशन वाले में था, इसके बाद स्विच वाला केस देख लेते हैं। स्विच में क्या होता है, इन सबको हम मिटा देते हैं, मतलब रफ कर देते हैं। हाँ, स्विच में क्या होता है कि जैसे हम इफ़ में क्या होता है कि हमें रेंजेस चेक कर लेते हैं कि हम ये बड़ा होगा या फिर ये छोटा होगा, इससे बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, 10 से छोटा हो तो ऐसा हो, 10 से बड़ा हो तो ऐसा हो। मगर स्विच में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू डिसाइड करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 1 डालूँ या फिर 1 डालूँ तो आउटपुट आए 1 फॉर संडे, 2 डालूँ तो मंडे, 3 डालूँ तो ट्यूसडे। अगर आपके पास डिसाइडेड है कि कंडीशन किस वैल्यू से चेक करनी है, ठीक है। जैसे हम कर सकते हैं, मतलब और भी कुछ कर सकते हैं, कैलकुलेटर में यूज़ कर सकते हैं कि जो यूज़र इनपुट कर रहा है अगर उसने प्लस दबाया है तो फिर ये फर्दर ब्लॉक ऑफ कोड रन हो, अगर उसने माइनस दबाया तो फिर ये वाला पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड रन हो, तब हम स्विच का यूज़ करते हैं। स्विच एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तब स्विच में कैसे होता है कि जैसे हम बताते हैं, अगर मेरे को वही वाला प्रोग्राम रन करना है, 2 नंबर का ले लेता हूँ मैं, या एक ही नंबर लेता हूँ, ठीक है। एक ही नंबर चाहिए मुझे यूज़र से, तो मैं सिंपली इसका प्रिंट एफ करा लेता हूँ। प्रिंट एफ एंटर दी वैल्यू। आप भी साथ के साथ प्रोग्राम को रन कर लेना है या फिर वीडियो को पॉज करके जो भी मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन उसको रन करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि अगर मैं 1 डालूँ
तो संडे प्रिंट आउट हो, अगर मैं 2 डालूँ तो मंडे, 3 डालूँ तो ट्यूसडे। इतना ही कर लेना। बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करनी आ रही है तो फिर आप कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंटेक्स पे फोकस है अभी मेरा, ठीक है। स्कैन एफ करना है मुझे, %d। मैं कोड ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप टर्बो सी यूज़ कर रहे हैं तब आपको भी पता होगा ये वाली दिक्कत कंपाइलर में आती है। यहाँ पे एंड के अंदर मेरे को ए चाहिए, तो ए को मैंने कर दिया बंद। ए में स्टोर हो गया जो भी यूज़र डालेगा। अब मुझे कंडीशन चेक करनी है, तब मुझे यूज़ करना है स्विच, ठीक है। स्विच के अंदर मेरे को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ऐसे वैल्यू। इसके अंदर मुझे पास करना है ए, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को करली ब्रेसेस जो भी चीज़ है कंडीशन के अंदर वो सभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे। उसके बाद यहाँ पे स्विच में बनना है केस 1। मुझे 1 अगर 1 से कंपेयर करना है तो ये वाला नहीं, ये वाला आएगा। अगर मेरा ए जो है वो 1 हो तो फिर जो मैं यहाँ पे लिखूँगा वो एग्जीक्यूट हो। प्रिंट एफ दिस इज़ 1। यहाँ पे आप संडे भी लिख लेना, जो भी चाहते हो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसके बाद लगाना है मुझे ब्रेक किस लिए लगाते हैं वो मैं बताता हूँ अभी। पहले मैं इसको रन करके देख लेता हूँ एक बार। प्रिंट एफ प्रिंट अच्छा, इसमें ये जो एरर आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि ब्रेक मैंने फंक्शन समझ लिया था। ब्रेक में ये फंक्शन नहीं होता, तो फंक्शन को जब रन करना होता है तब हम ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगाते हैं। ब्रेक फंक्शन नहीं है, कीवर्ड है। तो ये एग्जीक्यूट हो गया है मेरा कोड। ये देखिए एंटर द वैल्यू। अगर मैं अब वैल्यू 1 डालता हूँ तो फिर ये सिंपली दिस इज़ 1, ठीक है। तो आपने देखा ये एग्जीक्यूट हो गया था। अब मुझे यूज़ करना है जैसे केस 2। अगर मेरी वैल्यू 2 होती है तो 2 वाला पार्ट सिंपली यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना है मेरे को प्रिंट एफ दिस इज 2 ब्रेक अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक का यूज़ नहीं किया तो फिर क्या होता है। तब ये देखिए प्रिंट एफ में अब क्या आ गया, PRINTF दिस इज़। अरे यार कीबोर्ड में दिक्कत है या कंपाइलर में दिक्कत है, ठीक है। तो अगर मैं ब्रेक का यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है, ब्रेक का यूज़ कहाँ पे नहीं किया मैंने, केस 1 में। अगर मैं ब्रेक का यूज़ केस 1 में यूज़ नहीं कर रहा तो फिर ये कोड जो है यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, वो यहाँ पे भी चल जाएगा और प्रिंट एफ 2 भी रन हो जाएगा। 1 लिख रहा हूँ तो सिर्फ यहाँ ये यूज़ होना चाहिए, मगर ये क्या हो रहा है, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, ठीक है। दोनों के दोनों एग्जीक्यूट हो गए हैं। दिस इज़ 1 भी हो गया है और दिस इज़ 2 भी हो गया है, ठीक है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं मिलेगा ये सारी की सारी कंडीशंस को, सारी की सारी वैल्यूज़ को रन करता हुआ चले जाएगा। जहाँ पर ब्रेक मिलेगा वो स्विच केस से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ब्रेक मतलब स्टॉप द कंपाइलेशन, ठीक है। वहीं पे वो कोड को रन करना छोड़ देगा। तो ब्रेक का यूज़ यहीं पर है। अब अगर मैं यूज़ करता हूँ ब्रेक का तो फिर थ्री नहीं 1, देखिए दिस इज़ 1। पिछली बार दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2 रन हुआ था, इस बार दिस इज़ 1 ही हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेक का यूज़ कर लिया है। तो ऐसे आप 1 फॉर संडे, 1 फॉर ट्यूसडे, 1 फॉर जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशंस में हमारे पास सिर्फ यही है, इफ़ वाला और स्विच वाला। इफ़ में और स्विच में क्या डिफरेंस है, इफ़ में आप रेंजेस को चेक कर सकते हैं, मल्टीपल्स वैल्यू को चेक कर सकते हैं, मगर स्विच में आप एक पर्टिकुलर वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि कंडीशन ए ही हो, 1 ही हो तो ये हो, 2 ही हो तो ये हो, 3 ही हो तो ये हो,
ठीक है, तो ये डिफरेंस था इसमें और उसमें। अब कंडीशनल स्टेटमेंट तक तो इतना ही था, बाकी का मैं कवर करता हूँ दूसरी वीडियो में अपने सी प्रोग्रामिंग की, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर मैंने बना दिया इस वीडियो के अंदर। बाकी नॉर्मल प्रोग्रामिंग आप इस इतने से मतलब इस यहाँ तक देखने के बाद, यहाँ तक सीखने के बाद कर सकते हैं आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं आप। लीप ईयर, फ़ारेनहाइट को डिग्री में बनाना, ये सब आप कर सकते हैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग। और आपको करनी भी चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ही कोडिंग आएगी, क्योंकि आपको सिंटेक्स याद नहीं ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। सिंटेक्स, ठीक है, सिंटेक्स ही मेन है। सिंटेक्स अब आप बार बार गूगल करके देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सिंटेक्स आपको समझ में आना चाहिए, लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कोडिंग में, कि क्यों लिखा है वो चीज़ मैंने यहाँ पे। रिटर्न ज़ीरो क्यों आया है, यहाँ पे इंट मेन क्यों आया है, यहाँ पे stdio.h क्यों आया है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। और आपको बिहाइंड द सीन पता होना चाहिए कोडिंग का, कि कंपाइलर कैसे रन करता है कोड को, कंपाइलर क्या समझता है कोड में से, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। अगर कोई आप मतलब एडवाइस देना चाहते हैं मेरे को तो फिर ज़रूर दें कमेंट करके। धन्यवाद।